हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीजी के ऑनलाइन। बच्चों, स्वागत है आप लोगों का नीट निर्माण डे 20 में, जिसमें हम लोग अपने आगे के सेशंस को कंटिन्यू करने जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों ने इस वीकेंड पे टेस्ट को अच्छे से दिया होगा और ईमानदारी से उसका रिवीजन करके ही टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा। तो आज हम बात करने जाएंगे अपने नेक्स्ट टेस्ट के शेड्यूल की और आज के सेशन को मैं कंटिन्यू करूंगा। अभी तक आप लोगों ने बायोलॉजी में आई थिंक लिविंग वर्ल्ड का टेस्ट दे चुके हैं, आप एक या दो टेस्ट हो चुके हैं आपके। तो आज आपका बायो का नेक्स्ट चैप्टर का टेस्ट होगा, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिस्ट्री क्लास के बाद। ठीक है, आप लोगों को ग्रुप पे लिंक मिल जाएगा बायो का, जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टेस्ट आज आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो उम्मीद करूंगा अभी तक तो पढ़ लिया होगा, क्योंकि वीकेंड पूरा आपका निकला है, सैटरडे संडे कंप्लीट हुआ है, तो आप लोगों ने रिवाइज तो डेफिनेटली कर ही लिया होगा। ठीक है ना। तो आज हम बायो के लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टेस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है ना। उसका लिंक प्रोवाइड हो जाएगा ग्रुप पे, तो वो पूरे टाइम चलेगा कल मॉर्निंग तक, तो उसको आप पढ़ के ढंग से रिवाइज करके ही अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम, जिसमें मैं लास्ट बात कर रहा था आप लोगों से पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। उसमें मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल मेंडलीव की बताई थी कि कैसे इन्होंने ग्रुप्स बनाए थे, क्या क्या चीजें थी, सारे फीचर्स मैं आपको पिछले सेशन में क्लियर करा चुका हूँ। इस टेबल में 9 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड होते हैं, 1 से लेकर 7 ग्रुप तक उसको ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। 8th ग्रुप में 3 एलिमेंट्स रखते हैं, और जो 9th जीरो ग्रुप बना है दैट इज ऑफ नोबल गैसेस। ये मैं अपने पिछले सेशन में आप लोगों को क्लियर करा चुका हूँ, और ऊपर से मैंने कुछ निमोनिक्स भी आपको सिखाए थे ग्रुप वाइज याद करने के लिए। उम्मीद करूंगा याद होंगे आप लोगों को। ठीक है, तो आज हम इस टेबल के मेरिट एंड डीमेरिट्स को आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उम्मीद करूंगा आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ रही होंगी चीजें जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है ना बच्चा बाटी। चलिए, तो ये आपकी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी। ठीक है, इसी को मैं आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसी के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स मैं आपको बताने जाऊंगा। ठीक है बच्चा बाटी, कोई दिक्कत? चलिए, बढ़िया। तो ये टेबल थी, इसी के बारे में बता रहे हैं हम। ठीक है ना, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो मेरिट सुनिएगा क्यों बढ़िया थी ये टेबल उस टाइम के लिए। ऑल द नोन एलिमेंट्स 63 वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। बेटा ये टेबल उस टाइम पे इतनी फेमस इसलिए थी और इतनी बढ़िया इसीलिए थी क्योंकि उस टाइम पे जितने भी नोन एलिमेंट्स थे, कितने थे? 63 के 63 इन्होंने अपनी टेबल में फिट कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। दूसरा, इन्होंने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को एटॉमिक वेट से रिलेट करा के दिया। इन्होंने बोला पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है वो एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन है। तीसरा, प्रोवाइडेड गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। इन्होंने अपनी टेबल में जो फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स थे उनके लिए भी स्पेस क्रिएट करके दिया। 2 एलिमेंट उस टाइम पर नहीं थे, गैलियम और जर्मेनियम, जिन्होंने इन्होंने उन दोनों की जगह क्या नाम दिया? ए का एल्यूमिनियम एंड ए का सिलिकॉन। अब ये कहाँ थे ये दिखा देता हूं मैं आपको, देखिएगा। ये रहे, यहां पर 2 एलिमेंट गायब है, यहां पर एक इधर एक इधर। यहां पर जो एलिमेंट आया इन्होंने उसको नाम दिया ए का एल्यूमिनियम। ए का वर्ड का मतलब होता है सिमिलर, कि एल्यूमिनियम के जैसा एलिमेंट यहां पर आएगा जिसकी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से मैच करती होंगी, इसलिए इन्होंने इसका नाम उस टाइम पे नहीं था डिस्कवर्ड, तो क्या नाम रखा हुआ था इसका? ए का एल्यूमिनियम। और सिलिकॉन के जो नीचे आने वाला था इसका नाम डाला था ए का सिलिकॉन। ये 2 अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए इन्होंने अपनी टेबल में जगह बनाई। इवन देन जगह तो छोड़ो, यहाँ पे जो डिस्कवर होने वाला एलिमेंट था ना उसकी प्रॉपर्टीज भी इन्होंने एक्सप्लेन कर दी अपनी टेबल के अंदर। ठीक है, तो वही लिखा है क्या? प्रोवाइडेड गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, जैसे कि गैलियम एंड जर्मेनियम, जिनको हम ए का एल्यूमिनियम और ए का सिलिकॉन के नाम से जानते थे मेंडलीव के टाइम पे। इसके अलावा प्रिडिक्ट दी प्रॉपर्टीज ऑफ दी सेम अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। केवल एलिमेंट ही नहीं बताए बल्कि ये भी बता दिया कि ये जो एलिमेंट आपको मिलेंगे इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, ये सारे थे इसके मेरिट्स, इस टेबल के मेरिट्स। अब मैं बात करने जा रहा हूं ये फेल क्यों हुई टेबल, इसके डीमेरिट्स। तो थोड़े थे तो समझिएगा जरा ध्यान से। क्या? इस टेबल में सबसे बड़ा डीमेरिट जो बनाया दैट इज ग्रुपिंग, काई की डिसिमिलर एलिमेंट्स। अरे भाई, इन्होंने टेबल बनाते समय ये बोला था कि एक ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। यही तो बात चल रही थी अभी तक कि जो जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होंगी वो एक ही ग्रुप में लाई करेंगे। वो कहां लाई करेंगे? एक ही सिंगल ग्रुप में लाई करेंगे। बट
जब इन्होंने अपनी टेबल बनाई और एलिमेंट्स को रखा तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे मिले जो कैसे थे, डिसिमिलर थे और एक ही ग्रुप में आ रहे थे, जैसे कि कॉपर और पोटेशियम, सिल्वर और रुबीडियम, गोल्ड एंड सीजियम, गोल्ड एंड सीजियम। ठीक है, अब दिखा देता हूं मैं आपको कि बेटा ये एलिमेंट प्रॉपर्टीज में सिमिलर नहीं होते, फिर भी इनको सब भाई कहां पोटेशियम और कहां कॉपर। कॉपर जानते हो, पोटेशियम, पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होता है, कॉपर बहुत कम रिएक्टिव होता है। पोटेशियम अगर पानी पे पड़ जाए या पोटेशियम पे अगर पानी गिर जाए हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और कॉपर की तो आप बोटल्स यूज करते हो, वाटर बॉटल्स कॉपर की, हाँ या ना। तो ये दोनों एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज में कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई जमीन आसमान का बिल्कुल खतरनाक डिफरेंस है, कहाँ ये और कहाँ ये, और उनको हमने उठा के इस टेबल में एक ही ग्रुप में रख दिया, तो वो चीज तो डिमेरिट में ही गिनी जाएगी। क्लियर है बच्चा पार्टी? तो वही चीज है, मैं दिखा भी देता हूं कौन से ग्रुप में रखा हुआ था, चेक करिएगा जरा ध्यान से। ये रहा ग्रुप, पोटेशियम एंड कॉपर एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, ध्यान से देखें। कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है, पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, पानी के साथ आग लगा देता है, ये तो पानी की बॉटल्स बना लेते हैं हम लोग इसकी। इसी की तरह रुबीडियम और सिल्वर, सिल्वर भी लीस्ट रिएक्टिव और रुबीडियम और ज्यादा हाईली रिएक्टिव, तो इन दोनों में भी कोई जमीन आसमान का बहुत बड़ा डिफरेंस है प्रॉपर्टीज में, इसीलिए ऐसे एलिमेंट्स को हम डिसिमिलर एलिमेंट्स कहते हैं, और उनको हमने एक ही ग्रुप में रख दिया इस टेबल में, तो गड़बड़ी हो गई। तो वही चीज है ना, डिमेरिटी तो चल रहे हैं कि क्यों फेल हुआ बेटा ये टेबल, क्यों फेल हुआ टेबल, इसलिए फेल हो गई क्योंकि इसमें ग्रुपिंग हमने कर दी थी डिसिमिलर एलिमेंट्स की, जैसे कॉपर, पोटेशियम, सिल्वर, रुबीडियम, गोल्ड एंड सीरियम। दूसरी बात, डिसिमिलर की तो ग्रुपिंग कर दी और सिमिलर को दूर दूर कर दिया, जैसे पैलेडियम और सिल्वर प्रॉपर्टीज में एक जैसे होते हैं और इनको बिल्कुल हमने बहुत दूर दूर कर दिया। प्लैटिनम और गोल्ड ये भी सिमिलर होते हैं प्रॉपर्टीज में और इनको भी हमने बहुत दूर दूर कर दिया। देखो टेबल में, देखो सब कुछ टेबल में दिखेगा, चेक करें भाई। प्लैटिनम का है उधर साइड में रखा हुआ, देखो प्लैटिनम, और गोल्ड का है इधर साइड में रखा है, जमीन आसमान का डिफरेंस हो गया भाई, कहाँ वो रखा है कहाँ ये रखा है, और इनकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं एक दूसरे से और इनको ही तुमने दूर कर दिया भाई। डिसिमिलर को तो आप पास ले आए और सिमिलर को आपने दूर कर दिया, तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। सिल्वर और पैलेडियम सेम चीज इसके साथ कहानी हुई, जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उन्हें दूर कर दिया गया, जिनकी डिफरेंट थी उनको साथ रख दिया गया, तो ये फेल हो गई बेटा टेबल। ठीक है, हाँ या ना? बट उस टाइम पे ठीक था क्योंकि इनसे अच्छा और कोई था नहीं टेबल उस टाइम पे, प्रेजेंट पे। ठीक है, तीसरा आइसोटोप्स की पोजीशन, एक और बहुत बड़ी समस्या सामने आई। आइसोटोप्स बेटा टेबल हम किस बेसिस पे बना रहे हैं? एटॉमिक मास के हिसाब से। टेबल किसके हिसाब से बना रहे हैं? एटॉमिक मास के। तो एलिमेंट्स को कहां पर रखना है? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखना है। तो भाई हाइड्रोजन, कोई भी एक एलिमेंट उठा लिया मैंने, हाइड्रोजन, अब इसके तो 3 आइसोटोप मिलता है। आइसोटोप बेटा वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मास डिफर कर जाता है। तो अब क्वेश्चन उठा कि भाई बताओ अब इनको कहां जगह मिलेगी? आपकी टेबल एटॉमिक मास से, बिल्कुल बढ़िया बात है, हम मान ली, ठीक है आपकी एक बात, बट ये जो तीनों हैं इनको कहां रखोगे आप अपनी टेबल में? आपने तो हाइड्रोजन की केवल एक ही जगह बना दी है, फर्स्ट ए में, ऊपर टेबल के फर्स्ट ए ग्रुप में हाइड्रोजन को एक बिठा रखा है। अब इन दोनों हाइड्रोजन का क्या, जिनका मास अलग है, हाँ या ना, इनकी जगह कहाँ है? तो ये दिक्कत आ गई, क्योंकि बेटा टेबल किसके हिसाब से बन रही है? नंबर के हिसाब से नहीं बन रही थी, मास के हिसाब से बन रही थी, तो इन दोनों की भी जगह होनी चाहिए थी, बट टेबल में थी क्या? नहीं थी। सेम चीज क्लोरीन के साथ कहानी बनी, क्लोरीन 35 भी होता है, 37 भी होता है, दोनों को जगह मिलनी चाहिए थी, बट एक को दी गई जगह, किसको दी गई? केवल एक ही को रखा है। तो दिक्कत किसकी वजह से आई? टेबल में, बिकॉज ऑफ एटॉमिक मास हमने टेबल बनाई, इसलिए आइसोटोप्स ने परेशानी खड़ी कर दी, क्योंकि एटॉमिक वेट के हिसाब से बना रहा तो जगह तो मिलनी चाहिए इन्हें। तब इनके पास कोई जवाब था नहीं इस बात का। चेक कर ले, क्लोरीन एक ही रखा है, होने को तो 2 होने चाहिए, एक 35 वाला भी होना चाहिए, एक 37 वाला। सेम चीज हाइड्रोजन 3 होने चाहिए, 1 वाला, 2 वाला और 3 वाला, बट कितने हाइड्रोजन है इनकी टेबल में? केवल एक, केवल एक। ठीक है बच्चा पार्टी, तो वो गड़बड़ हो गया इनकी टेबल का हिसाब किताब। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एनामलस पेयर। कौन सा पेयर बेटा? एनामलस पेयर। एनामलस पेयर मतलब अपनी बात से ही उल्टा कर दिया इन्होंने। क्या इन्होंने ये बोला, ये टेबल इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से लगाएंगे हम। ये टेबल कैसे लगाएंगे? इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। बट लगाई कैसे हमने? बट लगाई टेबल को हमने कैसे? बट बेटा किस के अकॉर्डिंग लगाना था? इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। बट एनामलस पेयर में क्या हो गया, इन्होंने टेबल में कुछ एलिमेंट ऐसे रख दिए जो डिक्रीजिंग एटॉमिक वेट में रख गए।
कैसे अरेंज कर दिया, डिक्रीज। भाई अपनी बात से ही मुकर गए ना ये तो। इन्होंने बोला कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से रखना है, बट कुछ एनाबोलस पेयर इनसे रख गए जिनमें एटॉमिक नंबर बढ़ने की जगह घट रहा था, जैसे कि कोबाल्ट और निकेल, अभी ऊपर दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। टेलुरियम और आयोडीन, एक्चुअल में वेट देखोगे तो निकेल का वेट कम होता है, कोबाल्ट का ज्यादा होता है। सेम चीज आयोडीन का वेट कम होता है, टेलुरियम का ज्यादा होता है, बट टेबल में कोबाल्ट पहले रखा गया है, निकेल बाद में, जो कि नहीं होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, निकेल पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट बाद में, बट ऐसा टेबल में नहीं है। टेबल में क्या है, कोबाल्ट पहले रखा हुआ है और निकेल बाद में रखा हुआ है। सेम चीज टेलुरियम पहले है, आयोडीन बाद में, बल्कि आयोडीन का मास टेलुरियम से कम होता है, तो ये इधर होना चाहिए था, ये इधर होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं करा इन्होंने। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज इसके जैसी नहीं होती और इनकी प्रॉपर्टीज इसके साथ, इन्होंने प्रॉपर्टीज के हिसाब से भी बात कर दी, बट टेबल किसके अकॉर्डिंग बनी थी, एटॉमिक मास के हिसाब से, तो लॉ तो फेल ही कर दिया ना। जिस लॉ पे पूरी टेबल बनी है उसी के अकॉर्डिंग आप उल्टा काम कर रहे हो, तो गड़बड़ है इस टेबल में, हाँ या ना, थोड़ा सा गड़बड़ है, झमेला है भाई इस टेबल में। तो उस टाइम पे ये डाउट्स इकट्ठे हुए, तभी फिर एक और नई टेबल की जरूरत बनी। पांचवा डिमेरिट, हाइड्रोजन की पोजीशन। हाइड्रोजन की जो जगह है ना, वो आज तक हम डिसाइड नहीं कर पाए कि एक्चुअल में हाइड्रोजन कहां रखा होना चाहिए। पोजीशन ऑफ एट्थ ग्रुप, ये सबसे बड़ा पॉइंट था इनके गड़बड़ी का। एट्थ ग्रुप की पोजीशन, भाई एक ही जगह आप तीन एलिमेंट को कैसे रख सकते हो, ठीक है, ये भी बता देता हूं। हाइड्रोजन की पोजीशन एंड एट्थ ग्रुप, ये समझने जरा। हाइड्रोजन के लिए क्यों सवाल खड़ा हुआ वो सुनना, चेक करें। ये कौन है, नॉन मेटल, और जरा इनको देखना, इन सबको देखो, इस ग्रुप में आने वाले मेंबर्स को देखो, ये सब मेटल है, सब के सब। केवल वैलेंसी सेम होना या फॉर्मूला सेम होने से केवल इस बेसिस पे हम रख देंगे क्या हाइड्रोजन को इस ग्रुप में, ऐसा नहीं होना है भाई। ये नॉन मेटल है और ये सब मेटल है, तो कहा क्या इसकी ये जगह आइडियल जगह है, हाँ या ना? क्या ये एक्चुअल में यहां बिलोंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दूसरी जगह इसकी जो प्रॉपर्टीज है, केवल फॉर्मूला वगैरह को छोड़ के बाकी सारी प्रॉपर्टीज इससे मैच करती हैं, यहां पर हाइड्रोजन आना चाहिए था। इनकी प्रॉपर्टी देखो और हाइड्रोजन की देखना, लगभग मिलती जुलती होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ बीच में फंसा हुआ था, वो प्रॉपर्टीज इनके जैसे भी शो करता है और वो प्रॉपर्टीज इनके जैसे भी शो कर रहा था, इसलिए हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर आज तक विवाद है, ठीक है बेटा, कि हाइड्रोजन को रखा कहां जाए, पर रख दिया यहां, बट अभी तक डाउट है इस बात में। दूसरा, एट्थ ग्रुप, कि एट्थ ग्रुप में आपने एक ही जगह पर, एट्थ ग्रुप में आपने एक ही जगह पर तीन तीन एलिमेंट कैसे अरेंज कर दिए भाई। एक पोजीशन पे केवल एक ही एलिमेंट रखोगे ना, कि तीन तीन रख दोगे, तो एट्थ ग्रुप में क्या हुआ, एट्थ ग्रुप के लिए ऐसा डाउट क्यों आया, क्योंकि भाई इसमें एक ही जगह पे तीन एलिमेंट रख रहे थे, जो कि गलत है, जो कि गलत है, ठीक है, हाँ या ना? तो एट्थ ग्रुप सबसे बड़ा कारण बना था इस टेबल के फेल होने का, ठीक है। और लास्ट, पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, किसके भी पोजीशन, ये 4f एंड ये 5f, ये मेंबर्स होते हैं बेटा, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। ये मैंने आपको दिखाया हुआ है, मैंने बोला था एलिमेंट्स गायब है यहां से, देखा देता हूं वापस से मैं, चेक करें भाई, ध्यान से देखना। ये रहा लैंथेनम और हाफनियम, एटॉमिक नंबर चेक करो जरा इनका, इसका 57 और फिर इसका 72, बीच में से 14 एलिमेंट्स गायब है। कितने एलिमेंट गायब है बेटा, 14, और फिर ऐसे एटॉमिक नंबर बढ़ते चले जाते हैं। ये 14 एलिमेंट्स इस टेबल में नहीं रखे जाते। इन 14 एलिमेंट्स के लिए टेबल के नीचे अलग से जगह बना दी जाती है, आया ना? इन 14 एलिमेंट्स के लिए इस टेबल में जगह नहीं है, टेबल से अलग जगह बना दी जाती है, ठीक है। सेम चीज एक्टिनियम से, 89 से रदरफोर्डियम, यहाँ पे भी 14 एलिमेंट गायब है। इनको लैंथेनॉइड्स कहते हैं, इनको एक्टिनॉइड्स कहते हैं, ठीक है, हाँ या ना? इनको लैंथेनॉइड्स कहते हैं और इनको एक्टिनॉइड्स कहते हैं। इन दोनों की ही जगह नहीं थी बेटा इस टेबल में, तो ये भी डिमेरिट था इस टेबल का। तो एक नहीं है, बहुत सारे डिमेरिट है, जिस वजह से उस टाइम पे फिर बातें बनी, पूछा गया हाँ भाई इन क्वेश्चंस का क्या सोल्यूशन है। फिर एक और नई थ्योरी आई, जिसके बाद बेटा ये नई और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी। उस टाइम पे इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये लोग यही फॉलो कर रहे थे, बट कुछ समय बाद नील्स बोर आए, मोजले आए, इन सब ने इन्हीं थ्योरीज पे काम किया, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को बेस बना के काम किया, और फिर इनकी पीरियोडिक टेबल में मॉडिफिकेशन करे, और फिर एक नई आज के टाइम पे हमें मिली है मॉडर्न
पीरियोडिक टेबल। क्या मिली है बेटा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि मेंडलीव का ही अपग्रेडेड वर्जन है एक तरीके से मान लो। ठीक है बच्चा पार्टी, मेंडलीव का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या बेटा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, कौन कौन थे, किस किस का पार्टिसिपेशन था इस टेबल में, वो सारी बातें मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चा पार्टी, चले चालू करते हैं। बहुत बढ़िया। कौन सी टेबल? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन सी बच्चों? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसी को कहते हैं हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। हाँ या ना? किसने ऑब्जर्व किया? ये मोजले की कहानी से चालू हुआ, तो सुनना जरा। इन 1913 हेनरी मोजले ऑब्जर्व रेगुलरिटीज इन द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा। अब ये क्या है भाई? एक्सरे का जैसे हम रेनबो का स्पेक्ट्रम बनाते हैं ना वेबियो टाइप से, वैसे ही एक्सरे का एक स्पेक्ट्रा होता है बेटा। तो मोजले ने क्या किया बेटा? कुछ रेगुलरिटीज ऑब्जर्व करी, मतलब ऐसी चीज एक्सरे स्पेक्ट्रा में कि जो बार बार चीजें रिपीट हो रही थी। कुछ ऑब्जर्वेशन मिला उन्हें, कुछ रेगुलरिटीज, उनका एक यूनिफॉर्म पैटर्न देखने को मिला इन्हें। किसका? एक्सरेज का। किसके? एलिमेंट के। किसी एलिमेंट का हम एक्सरे स्पेक्ट्रा बना लेते हैं बेटा। ठीक है, मेथड होते हैं, एलिमेंट में रेज गिराई जाती है, फिर एलिमेंट अपने अंदर से एक्सरेज एमिट करता है, उनको प्रिज्म वगैरह से पास करा के उसका एक प्रॉपर स्पेक्ट्रा ड्राइव किया जाता है। ठीक है ना? उस स्पेक्ट्रा में मोजले ने क्या ऑब्जर्व की? कुछ रेगुलरिटीज में ऑब्जर्व करी। किसमें? एक्सरे स्पेक्ट्रा में। किसके? एलिमेंट्स के। किसने किया? हेनरी मोजले ने किया। कब किया? 1913 में किया। ठीक है, और जब इन्हें रेगुलरिटीज मिली, इन्होंने एक ग्राफ बना दिया। किसके बीच में? एक तो फ्रीक्वेंसी के रूट में और दूसरा एटॉमिक नंबर के साथ। जिस एलिमेंट का वो एक्सरे स्पेक्ट्रा था उसका तो एटॉमिक नंबर, और जो उसमें से एमिट होने वाली एक्सरे स्पेक्ट्रा की फ्रीक्वेंसी थी उसके रूट में। जब इन्होंने इन दो प्रॉपर्टीज का ग्राफ बनाया तो इन्हें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला, जिसमें इन्होंने क्या बोला कि फ्रीक्वेंसी का जो रूट है एक्सरे स्पेक्ट्रा की, कौन से एलिमेंट की? जिस एलिमेंट के लिए हम लोग निकाल रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के। तो क्या दिया इन्होंने? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो वो लिखा अ प्लॉट ऑफ रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रा वर्सेस एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट गिव अ स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर he showed that atomic number is a more fundamental property of an element than its atomic mass। इसी बात से इन्होंने ये प्रूव किया कि फंडामेंटल पार्टिकल की अगर हम बात करें, सॉरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें किसी एलिमेंट की, वो उसका मास नहीं, वो उसका एटॉमिक नंबर है। क्या है बेटा? एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इज मच मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो उसका एटॉमिक वेट नहीं, उसका एटॉमिक नंबर है। क्या है बेटा? उसका एटॉमिक नंबर है। तो इसी वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के हिसाब से चलती है, ना कि एटॉमिक मास के, ना कि एटॉमिक मास के। क्लियर है बच्चा पार्टी? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, तो अब नया पीरियोडिक लॉ आया। फिर क्या आया? नया पीरियोडिक लॉ। अभी तक क्या था? जो भी पीरियोडिक फंक्शन था एलिमेंट्स का वो उसके एटॉमिक मास की प्रॉपर्टी थी। अब क्या पीरियोडिक लॉ बनेगा? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अब जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है किसी एलिमेंट की, वो एक पीरियोडिक फंक्शन है उसके एटॉमिक नंबर का, ना कि एटॉमिक मास का। ठीक है, किसकी किसकी पीरियोडिक फंक्शन है? एटॉमिक नंबर का, ना कि एटॉमिक मास का। यही डेफिनेशन मेंडलीव में थी, बस वहां एटॉमिक मास लिखा हुआ था यहाँ। अब यहाँ क्या है? एटॉमिक नंबर लिखा है। ठीक है, चलूं मैं आगे। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात। क्लियर है बच्चा पार्टी? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में अब किस किस के पार्टिसिपेशन रहे। ठीक है बेटा, देखिएगा। चलिए देखें, सुनना भाई। अब इस टेबल में किस किस का योगदान था तो सबके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, दिस टेबल इज ऑल्सो नोन एज बोर्स टेबल। बोर की टेबल के नाम से भी जानी जाती है, बिकॉज इस टेबल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो स्कीम वगैरह यूज किया वो सब बोर ने दी थी, तो वो लिखा है दिस टेबल इज ऑल्सो नोन एज बोर्स टेबल बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन बोर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन 4 टाइप्स। तो बोर के हिसाब से 4 टाइप से एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आपने सुना होगा एस पी डी एफ, ये सुनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह? हाँ या ना? नहीं सुनी तो चलिए बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल था। अब बोर के हिसाब से क्या? वैलेंस शेल,
2 8 18 ये तो सुना होगा, ये तो बचपन में ही सुना देते हैं। 2 8 18 32 इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हाँ या ना। तो ये सारी चीजें बोर ने दी थी। तो इन्हीं कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बोर ने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कितने पार्ट में बांट रखा था, 4 टाइप के पार्ट, 4 टाइप के एलिमेंट्स थे बोर के पास, ठीक है, हाँ या ना। वो सारे डिस्कशन करूंगा मैं एक एक करके, बोर के हिसाब से क्या क्या कंडीशन थी, क्या क्या थे उसकी स्कीम के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। कितने टाइप के थे बेटा, 4 टाइप के। चले आगे, केवल अकेले बोर ने काम नहीं किया बेटा, और लोगों ने भी काम किया, तो सुनना आगे। तो मेनली ये टेबल को बोर्स टेबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है 4 टाइप्स में, वो बोर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्कीम के अकॉर्डिंग है। दूसरा, दिस टेबल वाज प्रपोज्ड बाय रेंज। अब इस टेबल को आगे प्रपोज किसने किया था, रेंज ने किया था। मॉडिफाई किसने किया था, वर्नर ने किया था। और उसको एक्सटेंड किसने किया था, बरी ने किया था बेटा। इन तीनों ने आगे इस पूरी मॉडर्न पीरियड टेबल को एक्सटेंड करके बढ़िया तरीके से मॉडिफाई करके रख दिया आपके सामने, जिससे लो पढ़ लो, अब इसमें सारे एलिमेंट है, कोई कमी नहीं है, बट फिर भी कमी रह जाएंगी, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। चलें आगे देखते हैं। इन दिस टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन 7 हॉरिजॉन्टल रोज। कर लेना बेटा, थोड़ा हमारे कंप्यूटर वाले सर के साथ थोड़ी दिक्कत है, वो गड़बड़ कर दी उन्होंने, राइट, स्पेलिंग, कोई दिक्कत नहीं, आप एडजस्ट कर सकते हैं इतना, तो मैं बताता जा रहा हूँ क्या। इस टेबल में जो एलिमेंट अरेंज है वो कितनी रोज में है, 7। क्या मेंडलीव में 7 नहीं थी, बिल्कुल थी भाई। मेंडलीव में जितनी थी उतनी ही इसमें भी है। मेंडलीव में भी 7 पीरियड थे, 7 रोज थी, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल 7 ही है। बट मेंडलीव में जो कॉलम थे, ग्रुप थे, वो 9 थे, जिसमें 1 से लेकर 7 तक तो 2 सब ग्रुप ए और बी में बटे हुए थे, और एक ग्रुप था 8 जिसमें 3 एलिमेंट रखे हुए थे, और एक 0 ग्रुप था। इस हिसाब से 9 ग्रुप थे। बट मॉडर्न में जरा देखना कितने, 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। तो बेटा चेंज है, पुरानी में कितने थे, 7 और 9। 7 तो हॉरिजॉन्टल रोज थी, 9 वर्टिकल कॉलम थे। नई वाली टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रो वैसी की वैसी हैं, पर जो वर्टिकल कॉलम थे 9, 9 की जगह अब यहाँ कितने हैं, 18। ये मत सोचना उसको 2 से मल्टीप्लाई है, ऐसा कुछ नहीं है, अलग तरीका है, ये 18 बनते हैं, ठीक है। चले, एंड दीज 18 ग्रुप रिप्रेजेंट द फिलिंग ऑफ, ये भी चेंज करना, 2, 10, अब ठीक है, एंड 14। ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। These 18 group represent the filling of 2, 6, 10 and 14 electron in s, p, d and f सबशेल। बेटा आपने शेल सुना है, एटम है, न्यूक्लियस है, एक शेल, 2 शेल, 3 शेल, ये के, एल, एम ऐसे सुनिए। इन शेल्स के भी सब शेल्स होते हैं, इनके भी छोटे छोटे सब शेल्स होते हैं, वो होती है एस, पी, डी एंड एफ, ठीक है ना। इन एस, पी, डी, एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं, एस में भरते हैं बेटा 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, पी में भरते हैं 6, डी में भरते हैं 10 और एफ में भरते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाएंगे, ठीक है, हाँ या ना। तो इस तरीके से इन कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ये 18 ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही लिखा है, ये जो 18 ग्रुप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक्चुअल में इस टेबल में जो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो एलिमेंट्स के सब शेल्स हैं, उसमें 2, 6, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से भरी जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये सब इस टेबल में बताया, मैंने नहीं बताया। तो 18 ग्रुप इसी वजह से बने, नहीं तो 18 ग्रुप बनते ही नहीं। इसको करेक्ट कर लेना, वो 19 की जगह 10 हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। इन दिस टेबल ईच पीरियड स्टार्ट्स विद अ न्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बिल्कुल वही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n। n क्या बताता है, शेल, नंबर ऑफ शेल, शेल का नंबर बताता है कि फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो वही लिखा है इस टेबल में। जो पीरियड मतलब 7 पीरियड बनाए हैं मैंने हॉरिजॉन्टल ऐसे करके, हाँ या ना। तो हर पीरियड एक नए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ स्टार्ट होता है। एंड फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल पढ़ाया हुआ है, नहीं पढ़ाया हुआ अगर, तो फिर उसको हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में आप रिवाइज करके देखना, वहां मिल जाएंगे। एसपीडीएफ करके शेल्स होती हैं, उसमें हम 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की ऐसे डायगनली फिलिंग करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को। ऐसे डायगनली इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है, पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, दैट इज कॉल्ड ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। रिवाइज करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं इस चैप्टर में भी मैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी के लिए अभी तक स्टेटमेंट समझते हैं। तो इस टेबल में हर पीरियड एक नए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ चालू होता है, और इसी वजह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब शेल, और इसी के अंदर जो सब शेल्स हैं
उसी में इलेक्ट्रॉन जब हम भरेंगे तो वो कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भरते हैं, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। तो ये टेबल किस किस को फॉलो करती है वो सारी चीजें मेंशन है। चले नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन दिस टेबल 2 शॉर्ट पीरियड हैव बीन ब्रोकन। हाँ बहुत अच्छी बात। इस टेबल में बेटा जो 2 शॉर्ट पीरियड थे मेंडेलीव में, कौन कौन सा, सेकंड एंड थर्ड पीरियड थे शॉर्ट पीरियड। आपके ध्यान हो तो, नहीं ध्यान है तो आप रिवाइज कर लेना उस चीज को। सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड शॉर्ट पीरियड है। इस टेबल में उन 2 शॉर्ट पीरियड को तोड़ दिया गया और सेपरेट कर दिया एलिमेंट। और ऐसा करना इसलिए जरूरी था कि अगर हम इस टेबल को बनाते समय इन 2 पीरियड को तोड़ के अलग नहीं करते तो एलिमेंट्स जो है जिस ग्रुप को एक्चुअली बिलोंग कर रहे थे वो वहां पे नहीं पहुंच पाते। इसको तोड़ने का केवल यही कारण था कि जो एलिमेंट जिस ग्रुप को बिलोंग करता वो उसी ग्रुप में जाके बैठे, किसी दूसरे ग्रुप में आके ना बैठ जाए। तो वो लिखा है इन दिस टेबल 2 शॉर्ट पीरियड हैव बीन ब्रोकन टू प्लेस दीज एलिमेंट्स इन ग्रुप टू विच दे क्लियरली बिलोंग्स। असलियत में जिसको बिलोंग करते हैं वहीं पे जाके वो लाई करे। दूसरा, जो सब ग्रुप ए और बी थे इनको भी तोड़ दिया गया। जो पिछली मेंडेलीव में एक ही ग्रुप में 2 ए और बी बना रखे थे उनको भी सेपरेट करना जरूरी था भाई, क्योंकि वहां डिसिमिलर एलिमेंट साथ में आ रहे थे। तो वो लिखा है moreover subgroup A and B are also widely separated, thus dissimilar elements don't fall together anymore। तो क्या है कि इसीलिए तोड़ा ये सब कि डिसिमिलर एलिमेंट्स जिससे क्या हो जाए दूर दूर। जो मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में डिसिमिलर एलिमेंट पास पास आ गए थे, ये सारे काम करके वो डिसिमिलर एलिमेंट्स कैसे हो जाए, दूर दूर चले जाए, साथ में ना आए। ठीक है बच्चा पार्टी, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात को। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला सुनना, इन दिस टेबल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये होते हैं डी ब्लॉक वाले बेटा, जो आपने सुना होगा। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, आप लोगों को सिखाऊंगा इस टेबल में मैं, ठीक है ना। ये सब निमोनिक है, पढ़ाऊंगा। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक ये डी ब्लॉक के मेंबर आते हैं। जो इसका ग्रुप नंबर होगा 3rd से लेकर 12th तक, अभी सिखाऊंगा नीचे जाके। तो वही चीज है। इन दिस टेबल ट्रांजिशन एलिमेंट अपीयर इन द मिडिल पार्ट एंड नोबल गैसेस प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम राइट, which indicates that S and P subshell of the outermost orbit of noble gases are completely filled। अब ये क्या बवाल है भाई, बहुत अच्छा बवाल है। इसमें क्या बताया गया कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो बिल्कुल बीचों बीच है टेबल के। मैं दिखा भी देता हूं, ये रहे, ये टेबल है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा इसमें, अभी जब पढ़ाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगी। ये जो एलिमेंट बैठे हैं यहां से लेकर यहां तक, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। मैं और बड़ा बॉक्स कर देता हूं। ये जो एलिमेंट बैठे हैं ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट है और ये बीच में है। और जो नोबल गैसेस है, जीरो ग्रुप, वो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में है। इसका ये मतलब है जो एलिमेंट बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में आ रहा है, इनकी वैलेंस शेल की, मतलब बिल्कुल बाहर वाली शेल की, एस एंड पी सब शेल कंप्लीट है। कैसी है ये मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। एस एंड पी सब शेल कैसी है, कंप्लीट। कौन सी वाली शेल की, वैलेंस शेल की। एस एंड पी कंप्लीट ऑफ वैलेंस शेल। इनकी वैलेंस शेल की एस एंड पी सब शेल कैसी है, कंप्लीट है। ये बोल रहा है ये जो 18 ग्रुप की पोजीशन है, ये जो इनकी पोजीशन रिप्रेजेंट कर रही है, इसके बारे में ये बता रही है कि इनकी जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। वो कैसी है, कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, हाँ या ना। चलूं आगे, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो वही चीज बता रहा था मैं। हाँ गया, ये रहा। इन दिस टेबल ट्रांजिशन एलिमेंट मिडिल में आते हैं, नोबल गैसेस एक्सट्रीम राइट में आती है, जो ये बताती हैं कि इन एलिमेंट की जो एस और पी सब शेल है, शेल के अंदर के जो सब शेल होते हैं बेटा, शेल बड़ी सब शेल उसके अंदर छोटी, तो वैलेंस शेल की जो एस और पी सब शेल है वो कंप्लीटली फेल होती है। ये वाली बात उस ग्रुप की पोजीशन इंडिकेट करती है। और एक्चुअल में जब कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो तो यही मिलेगा तुम्हें आंसर। आगे देखते हैं। इन दिस टेबल इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये हो गए लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। कौन कौन, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ये इनर ट्रांजिशन। इन बेचारों को तो टेबल में जगह ही नहीं मिली। क्यों, क्योंकि अगर ये टेबल में आते तो वापस से टेबल गड़बड़ हो जाती। इसीलिए इन दिस टेबल इनर ट्रांजिशन मेंबर्स आर प्लेस्ड सेपरेटली फ्रॉम द टेबल एट द बॉटम। दिस इज डन टू मेंटेन द सिमेट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। और इसका क्या रीजन दे दिया इन लोगों ने कि अगर ऐसा नहीं करते तो इस टेबल की सिमेट्री गड़बड़ हो जाती। बेटा क्या गड़बड़ हो जाती, इस टेबल की सिमेट्री गड़बड़ हो जाती। क्लियर बच्चा पार्टी, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात को, हाँ या ना।
तो वो सारे रीजंस हैं, सभी के करके हम पढ़ेंगे डिटेल में, उम्मीद करूंगा पकड़ पाएंगे। पर इस सबसे पहले हमें क्या याद करनी है, ये पीरियोडिक टेबल, तब जाके ये सारी बातें यहाँ पर क्लियर होंगी। ठीक है, उम्मीद करूंगा मैं पकड़ पाए होंगे आप लोग। तो अब ये ग्रुप के फीचर्स हैं, इस टेबल में कितने ग्रुप हैं, कितने पीरियड हैं, वो सारी चीजें मैंने मेरिट और डीमेरिट में मेंशन कर रखी हैं। मैं फिर भी आप लोगों को बना के दिखाऊंगा, ये मेरे पास बनी हुई टेबल है, ठीक है ना बच्चा पार्टी। तो ये मैं खुद आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपको अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ बनानी है। इससे नहीं सिखाऊंगा मैं आपको, आपको वापस से मैं पूरी ड्रॉ करके दूंगा जिससे आपको पूरी क्लियर हो जाए, और उसके लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। तो आज मैं समझ पाऊंगा, आप लोग ये छोटा इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे क्या क्या है इस टेबल के अंदर पढ़ने को। ठीक है बेटा, हाँ या ना। रिपीटर स्टूडेंट जो है वो उनको तो डेफिनेटली क्लियर होंगी ये सारी बातें, ऑफ बो प्रिंसिपल क्या होता है, एस और पी सबशेल्स क्या होती हैं, ठीक है ना। हाँ या ना, नहीं क्लियर है तो एक और बार मैं रिवाइज कराऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा, तो फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो अब मैं आपको बात करने जा रहा हूँ इन्हीं की कॉन्फ़िगरेशन की, क्योंकि बेटा टेबल समझने से पहले आपको ऑफ बाउ प्रिंसिपल पता होना चाहिए। उसमें आप कैसे इलेक्ट्रॉन्स भरोगे, क्या होगा, वो मैं थोड़ा सा अलग सेशन ले रहा हूँ इसी का ही, ठीक है ना। इसका पार्ट नहीं है वो, बट वो नहीं आएगा तो आपको टेबल क्लियर नहीं होगी। ठीक है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल मैं बता दे रहा हूँ कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। कोई भी एटॉमिक नंबर हो, कोई भी हो, आप किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख पाओगे। ठीक है ना, ऑफ बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से मैं यहाँ पे बना देता हूँ, उसको समझिएगा कैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। ठीक है, कोई भी एटॉमिक नंबर हो, कैसा भी हो, सब भर सकते हो आप। पहले समझेंगे क्या क्या चीज है बेटा। एक होती है शेल, जो आपने पढ़ रखी है बचपन में, किससे, के एल एम एन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम लोग अपनी भाषा में 1 2 3 4 इस तरीके से सो ऑन रिप्रेजेंट करते हैं। ये होती है शेल। इस शेल के अंदर पाई जाती है सब शेल। जैसे शेल तो आपका एक हॉल हो गया, उस हॉल के अंदर जो कमरे बने हैं दैट इज कॉल्ड सब शेल। ये चार प्रकार की पढ़ाएंगे, एस पी डी एंड एफ, ये चार सब शेल पढ़ोगे बेटा आप। ये कितनी नहीं, एस पी डी एंड एफ। दूसरी बात, आपने शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी का फॉर्मूला सुन रखा होगा कि एक शेल में, पहली शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आता है, दूसरे में कितने आता है, तीसरे में। तो एसपीडीएफ की आपको मैं मैक्सिमम कैपेसिटी, मतलब ये इनकी लिमिट है, इससे ज्यादा इनके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट नहीं हो सकते। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन बैठ जाते हैं बेटा, पी में 6 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, डी में 10 बैठते हैं, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। ये इन लोगों की मैक्सिमम कैपेसिटी है जो आपने के11 में पढ़ा है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बिठाते हो आप, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कैपेसिटी है, थर्ड में 18 की मैक्सिमम कैपेसिटी है, फोर्थ में 32 की मैक्सिमम कैपेसिटी है, एंड सो ऑन। आपने सीखा होगा, इसमें हम एक फॉर्मूला लगा के निकालते हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी के फॉर्मूले हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे कॉन्फ़िगरेशन सिखानी है। तो मैं आपको ये वाली कॉन्फ़िगरेशन नहीं सिखा रहा, मैं आपको सब शेल वाली सिखा रहा हूं, उससे भी एक्स्ट्रा वाली चीज। ठीक है ना, शेल वाली तो कोई भी कर लेता है, 2 8 18 32 करके। ठीक है, सब शेल वाली के लिए एक ऑफ बाउ प्रिंसिपल है, उसको फॉलो करनी है, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई तो ये तो अपने आप बनी जाएगी। अगर आपको सब शेल वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आ गई तो आप शेल वाली तो लिख ही लोगे। ठीक है, तो वही सिखा रहा हूं मैं आपको। तो सब शेल वाली, तो ये समझिएगा, एस पी डी एंड एफ वाली। ठीक है, तो अब कौन कौन सी होती है मैं जो बना रहा हूं वो लो आप ड्रॉ कर लीजिएगा। सबसे पहले होती है 1s, फिर इसके नीचे 2s, फिर 3s, फिर 4s, फिर 5s, s है ना, फिर 6s, और फिर 7s। पहले s बना लो भाई, 7 पीरियड है इसलिए मैंने 7 ही बनाई है। p फर्स्ट में नहीं होती, 2 में होती है, 3p, 4p, 5p, 6p, और 7p। ठीक है, हाँ या ना। 2 में d नहीं होती, 3 में 3d, 4d, 5d एंड 6d। ठीक है, इसमें जरूरत नहीं होती। f 4 में होती है केवल, 4f एंड 5f। 6f की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इतने एलिमेंट्स हमारे पास नहीं है। केवल इतनी ही सब शेल्स आपको भरनी है, इसके अलावा एक्स्ट्रा है ही नहीं। इतने में ही आपके 118 एलिमेंट्स पूरे हो जाएंगे। अब कैसे भरना है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करनी है। अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करनी है, ठीक है, वो देखिएगा। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं इसका। सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन, हर लाइन का कलर अलग कर दूंगा आपके लिए। सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो आप किस में भरेंगे, 1s में। तो कितने भरेंगे, ऐसे लिखते हैं 1s, इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। s की मैक्सिमम कैपेसिटी भी मैंने बताई 2, तो उसको हम पावर में चढ़ा देते हैं बेटा। तो इसका मतलब है फर्स्ट शेल
कि एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। इसको ऐसे पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, फर्स्ट शेल की एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, ये कहानी होती है बेटा। और इसी अकॉर्डिंग डायगोनली हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, और आप इस कॉन्फ़िगरेशन से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, पहली लाइन क्लियर है। नेक्स्ट, फिर कहां पे आएगा, एक और डायगोनल लाइन। फिर देखो किस में भर रहा हूं मैं, 2s में। किस में बेटा, 2s में। 1s क्लियर है, कॉमा 2s। अब इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2। मैं तो आपको फिल करके बता रहा हूं, तो आप इलेक्ट्रॉन किसके अकॉर्डिंग भरोगे, एटॉमिक नंबर के हिसाब से भरोगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके हिसाब से भरोगे। अभी तो मैं आपको पूरे पूरे भर के दिखा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद हम किस लाइन पे आएंगे, चेक करें। फिर आएंगे ऊपर से नीचे चलते हैं ना, 2p 3s, ऐसे चलेंगे, ठीक है बेटा। हाँ या ना, मैं लाइंस बना दे रहा हूं पहले आपके लिए, फिर अलग अलग करेंगे। फिर 3p 4s, फिर एक और देखें, ठीक है, एक और देखें, ठीक है, फिर एक और, ठीक है, फिर ये लास्ट लाइन जिसमें आपकी ये आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है आपको। तो सबसे पहले तो किस में गई आपकी, 1s में, नेक्स्ट गई आपकी 2s में, फिर इसके बाद किस में जाएगी, 2p में जाएगी, और कितनी जाएगी 6, फिर 3s में जाएगी, कितनी जाएगी 2, फिर 3p में जाएगी, देखते चलो यहां तक 1s, फिर 2s, फिर 2p 3s, फिर 3p 6, फिर 4s में 2, फिर अगले पे आ जाओ, फिर 3d आ गया आपका, 3d 10, फिर 4p 6 एंड 5s 2, इस तरीके से एंड गो ऑन, ठीक है। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे। मैं हर बार पावर में क्या लगा रहा हूं, इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी। एस की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, पी की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की होती है, डी की मैक्सिमम होती है 10 इलेक्ट्रॉन की, और एफ की मैक्सिमम होती है 14 इलेक्ट्रॉन की। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात को, ठीक है। हाँ या ना, अभी देखो, अभी इसमें भी एक ट्विस्ट है छोटा सा, ठीक है ना। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, 5s तक। अगला फिर आ जाओ 4d पे, 5s के बाद कौन है, 4d, 4d 10, कोई दिक्कत नहीं। अगला 5p 6, 6s 2। अब जरा ध्यान से देखो, अब 6s के बाद किस पे आना चाहिए, 4f पे आना चाहिए। बट जब भी हम लोग f सब शेल फिल करते हैं बेटा, डायरेक्ट फिल नहीं करी जाती। f सब शेल को भरने से पहले जो उसके आगे की d वाली है, 5d जो लिखी, देख ले, 6s के बाद किस पे आऊंगा मैं, 4f पे तो आऊंगा, फिर ही तो 5d भरूंगा। बट याद रखना, 4f को फिल करना है तो हमें 5d को एक टेक्स्ट देना पड़ता है, तभी 4f की फिलिंग होती है, रूल है, याद कर लो इसे। तो एक्चुअल में 6s के बाद मैं 4f नहीं भरूंगा, 4f नहीं भरूंगा। पहले मैं क्या करूंगा, 5d को एक इलेक्ट्रॉन टेक्स्ट का देंगे, फिर हम पूरी 4f को भर सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स तक, ये रूल होता है भाई। 6s के बाद सीधा 4f नहीं भर सकते, 5d को एक इलेक्ट्रॉन का टेक्स्ट दो, फिर 4f को 14 तक भर लो, एंड देन 5d क्या कंप्लीट हुई अभी नहीं, फिर बची हुई 5d को कहां से, एक तो भर गया यहाँ पर, 2 से लेकर 10 तक यहां फिल कर लो। या फिर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 9 बच गए, कितने बचे 9। तो मैंने 5d को दो हिसाब से लिखा है, एक 5d 1, फिर 4f 14, और फिर 5d 9, ये भी पूरी हो गई, ये भी। पर 4f में कभी डायरेक्ट 6s के बाद इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता, रूल होता है, याद कर लो इसे। चले आगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5d हो गया, फिर वापस नॉर्मल, 6p पे आ जा 6, फिर 7s पे आ जा 2, कोई दिक्कत नहीं। अब 7s के बाद 5f में फिर वही कहानी, डायरेक्ट नहीं जाएगा, 6d को टैक्स जाएगा, दे दे 6d को एक टैक्स दे, फिर 5f को पूरा 14 तक भर दे, फिर रिमेनिंग 6d बचेगा, तो उसको 6d क्या कर देगा 9। तो भाई 7s के बाद 5f में जाना था, डायरेक्ट नहीं जाता, इसको एक टैक्स दिया, फिर 14 तक उसको भरा, फिर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इसके भर दिए, इस हिसाब से चलता है। एक ही ट्विस्ट है, बाकी कोई कलेश नहीं है, बाकी सब स्मूथली इलेक्ट्रॉन भरते चले जाते हैं। कहां ट्विस्ट आ रहा है, एक 4f पे और एक 5f पे, और लास्ट 6d के बाद किस में जाएगा,
7p में कितने 6। अब जरा इन पावर्स को तुम ऐड अप करके देख लेना, 118 बैठेगा। इन पावर्स को बेटा ऐड अप करके देख लेना, 118 बैठेगा। और इसी कॉन्फ़िगरेशन की मदद से आप पूरी पीरियोडिक टेबल के हर एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। जिस ऑर्डर में लिखा है इसी ऑर्डर में याद करना, इसी को हम ऑफ बाउ प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, इसी को हम ऑफ बाउ प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, क्लियर है यहां तक? उम्मीद करूंगा यहां तक डेफिनेटली आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी था सिखाना, इसके बाद अपन टेबल सीखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसकी प्रैक्टिस करके रखें सब लोग, इस कॉन्फ़िगरेशन करने के तरीके को प्रैक्टिस करके रखो। ठीक है बच्चा पार्टी, हाँ या ना? उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। ठीक है बेटा, सबको क्लियर है सारी बातें? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे सभी बच्चे? चलिए नेक्स्ट। ठीक है बच्चा पार्टी, तो उम्मीद करूंगा यहां तक आप लोग तैयार रहे हैं चीजों के लिए। ठीक है, तो टेबल बची है, टेबल को अपन लोग अपने कल के सेशन में लेंगे। आज इस सेशन को यहीं तक रख रहे हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा लेंदी सेशन हो जाएगा। इसके बाद फिजिक्स की क्लास आपकी जस्ट 5 मिनट बाद स्टार्ट होगी। आप लोग जब तक पानी वानी पी लीजिए और बायो के टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। फिजिक्स की क्लास के बाद आपका सेशन एंड हो जाएगा। ठीक है, आपकी 5 मिनट में फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है बेटा, कोई भी लीव ना करे। आप लोग पानी वानी पी लो, बुक्स वगैरह इकट्ठी कर लो, जो मैंने बताया उसको एक बार देख लो। इसी वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके चला के देख लो एक बार, जिससे आपको कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। और डाउट फिर भी बच रहा है तो मेरे को चैट में मेंशन कर दीजिए, मैं अभी चैट पे ही हूँ ऑनलाइन। ठीक है, फिजिक्स वाले सर जस्ट अभी 5 मिनट में अराइव कर रहे हैं यहाँ पर आपकी क्लास के लिए। ठीक है, कोई भी लीव ना करे।